प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, INDI के हिस्सा दोनों हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आप इस सिस्टम से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ओबीसी आरक्षण में एक हिस्सा मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया गया। 2011 में केंद्र सरकार तब की, उनकी भी कोशिश थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रोक लगा दी थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां यह व्यवस्था लागू कर दी गई। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड और साथ ही साथ इस जो चर्च हैं उनको तो पैसे सरकार देगी, लेकिन मठ मंदिरों पर टैक्स सरकार लेगी ताकि मंदिरों को और दुरुस्त किया जा सके। क्या ऐसी व्यवस्था से आप संतुष्ट है? यूपी में भी ऐसी व्यवस्था को आप आगे बढ़ा सकते हैं अगर साथ आ गए तो? मेनका जी, इस देश का कोई भी स्टेट या पूरा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक मूल्यों से चलता है। जो बात संविधान संगत होगी उसे माना जाएगा, जो संविधान संगत नहीं होगी उसे नहीं माना जाएगा। बात यहाँ उसकी नहीं है। बात यहाँ दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो पहले फेज के चुनाव के सुनामी में जिस तरह से बह गई है, इसी तरह से बहके हुए बयान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जमीन तक के नेता के आने शुरू हो गए हैं। इनकी बौखलाहट बिल्कुल साफ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके सहयोगी कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना की बात है कि नहीं है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जगह जगह से कह रहे हैं कि नहीं कि एक बार जातीय जनगणना हो गई, हम संपत्ति सर्वे करा लेंगे, सबको अधिकार दे देंगे। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? मैं इसी बात पे आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के समय पिछड़ी जाति के हितैषी कहे जाते हैं जब उनको वोट लेना होता है, दलितों के हितैषी बन जाते हैं जब उनको वोट लेना होता है, लेकिन जब अधिकार देने होते हैं तो उनकी जबान सूख जाती है। जिस बात को आप कह रही हैं जाति जनगणना की, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में है? इंडिया गठबंधन जाति जनगणना कराएगी और जाति जनगणना कराने के बाद पूरे लोगों को, पूरे देश के लोगों का जो आर्थिक स्थिति होगी, सामाजिक स्थिति होगी, शैक्षणिक स्थिति होगी और राजनीतिक भागीदारी होगी, संख्या के आधार पर उन्हें भागीदारी दी जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जाति जनगणना के विरोध में, तो बताए। दूसरी बात, एक बात बताइए, ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक बात बताइए, आप प्रोफेसर भी हैं, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ आपके मैनिफेस्टो से ऐसा लग रहा है कि जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन उनको अवार्ड दिया जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी बात तो नहीं लग रही है यहां पर। उनकी क्या गलती जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान रखा, जिन्होंने क्वालिटी पर ध्यान रखा, क्वांटिटी पर नहीं? आपके ऐसा लगता नहीं? फिर जाति की बात कर आप भेद नहीं कर रहे हैं। अगर जाति में बांट देंगे इस तरह से तो फिर मोहब्बत की दुकान कैसे हुई? भारत जुड़ा कैसे? यहां तो टूटा। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपके पास लौटेंगे। सुधा मिश्रा जी आपके सहयोगी हैं, उनका भी तो जवाब आना चाहिए ना। धर्मेंद्र जी आपकी बात मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी। बहुत आभार। सुधा मिश्रा जी, ठीक है, आपकी आवाज आने लगी है। ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का वीडियो जारी करने लगी है, कोट करने लगी है, तो क्या कांग्रेस गिरती दिख रही है या आपको भी लग रहा है कि बीजेपी मजबूर हो गई है? मेरा प्रश्न है आपसे, आपने वीडियो देखी और क्या मनमोहन सिंह जी ने जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो कहा था? आज आप इसको हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। चूंकि झूठ के ही बेस पे बातें शुरू हुई हैं और झूठ को ही फैलाने की कोशिश, मनमोहन सिंह जी ने कहीं ये नहीं कहा था कि स्पेसिफिक ये होना चाहिए। उनके बयान को जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से तोड़ मरोड़ के, क्योंकि इन लोगों का काम वही है, पूरी बात कही तो मैं पढ़ देती हूँ मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। जी मैंने पढ़ी है, वो बात पढ़ी है सुधा जी, मैंने वो बात पढ़ी है और प्रधानमंत्री के ऑफिस के पोर्टल पर भी वो स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अल्पसंख्यक पिछड़े हुए हैं, स्पेशली मुस्लिम्स पिछड़े हुए हैं और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इन लोगों का बनता है। ठीक है, वो बयान हमने सुना है और भारत में अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है ये भी हम सभी को पता है कि जब भी अल्पसंख्यक की बात होती है। आप ये बताइए, क्या कभी कोई आयोग सिख के लिए बना है? क्या कभी कोई आयोग पारसियों के लिए बना है? क्या कभी आयोग ईसाइयों के लिए बना है? लेकिन मुस्लिमों के लिए बना है। और इस अल्पसंख्यक आयोग का कभी भी जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, कभी कोई किसी और अल्पसंख्यक समुदाय से बना है? नहीं बना है, मुस्लिमों से ही बना है। तो भारत में अल्पसंख्यक का मतलब क्या है राजनीतिक तौर पर, यह हमें पता है, पूरे देश को पता है। धर्मेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। मेनका जी, मेरा दूसरा जो पक्ष था, अगर आप मनमोहन जी के बयान को दिखा रही हैं अपने चैनल पे, तो आपसे छोटा सा निवेदन है, वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उस बयान को भी दिखाइए जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए इस देश के नागरिकों को घुसपैठिए बोलते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोलते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान
किसी भी प्रधानमंत्री के लिए हो नहीं सकता। इसीलिए शायद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री रहते हुए नोटिस दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के जब शीर्ष नेता इतने निचले स्तर तक गिरकर बयानबाजी करेंगे तो नीचे वाले नेता तो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा था, जो सर्वे की बात कर रही थी, जाति जनगणना की बात कर रही थी, मैं फिर कह रहा हूं जाति जनगणना कराएंगे और इसलिए कराएंगे क्योंकि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में नहीं रही है। उसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें पिछड़ों का हक मान लिया योगी सरकार ने। जब अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, जो भारत सरकार की संवैधानिक संस्था है, उसने माना कि इसमें पिछड़ों का हक मारा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया कि इनके हक को दिया जाए, फिर भी नहीं मानी। अभ्यर्थी फिर जाके हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने कहा कि इनको हक दिया जाए, फिर भी नहीं दिए। तो इससे पता चलता है कि लेकिन आरक्षण की जो पिछड़ा विरोधी है। इसके बाद एक आंकड़ा मेरे पास और है, एक लास्ट बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 7,000 पद हैं और उसमें से आरक्षित पद हैं 7,000 और 3,000 भर्ती आज तक खाली है। लेकिन योगी सरकार और भारत सरकार ने आज तक कोई भी ओबीसी का पद नहीं भरा है। चाहे आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो। जवाब ले